हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइट चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यहां सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पढ़ेंगे और फिर उन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, ये सब कुछ हमको इसी टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखकर समझना ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब, देखो मिरर दो टाइप के होते हैं ना बच्चा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, स्फेरिकल शेप का होता है ना। अब चाहे उसको आप ऐसे मान लो, चाहे ऐसे मान लो, क्लियर। तो अगर ये रहा, ये तो प्लेन मिरर हो गया, लेकिन ये दोनों मिरर क्या हैं, स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल शेप का है, कर्व्ड है, घुमावदार है ना। जैसे कटोरी होती है, कटोरी, तो कटोरी का शेप कैसा है, ऐसे गहरा, बाउल की तरह, तो वैसा ही है ना, प्लेन नहीं है। तो यहां से डिफिनीशन क्या बन गई बच्चों, यहां से डिफिनीशन ये बन गई कि सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल इन शेप आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ गई और यहां से आपको ये डिफिनीशन बनके तैयार हो गई। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब डिसाइड कैसे होगा कि कॉनकेव कौन कहेंगे, कॉन्वेक्स किसको कहेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा अभी मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये दोनों स्फेरिकल मिरर हो गए। स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब कर्व्ड होता है, घुमावदार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स पहचानेंगे कैसे। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो तरीका बहुत सिंपल है। तरीका क्या है, जैसे आपने यहां देखा कि ये कॉनकेव मिरर है, हाँ सर। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, तो ये रहा ब्लैक कलर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। अब आप इसको देखो तो ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ धसा है, यानी इनवर्ड कर्व है, कर्व्ड इनसाइड, है ना। देखो यहां से देखने पे क्या लग रहा है, अंदर की तरफ धसा है, ऐसा है। तो ये जो अंदर की तरफ धसा होता है स्फेरिकल मिरर, ऐसे ही मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व तो है, लेकिन कर्व किधर है, अंदर की तरफ कर्व्ड हो, ऐसे स्फेरिकल मिरर को ही हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। हो गया, रटना नहीं है, डिफिनीशन समझना है, समझ लोगे खुद लिख लोगे, ठीक है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कॉन्वेक्स मिरर को जरा ध्यान से देखो, इसका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम मिरर को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। आप भी जब बनाओगे तो ऐसे ही बनाना, ताकि पता चले कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है। जैसे मैंने अगर मिरर को ऐसे बनाया तो समझ जाओ कि ये वाला तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जिधर इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी है उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो तो पॉलिश्ड सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही हो गया। अब ये अंदर की तरफ धसा है, कर्व्ड इनसाइड है, तो कॉनकेव मिरर। लेकिन जरा यहां ध्यान से देखो, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये भी कर्व्ड है, लेकिन ये कर्व्ड अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, ये ऐसा है, देख रहे हो, बाहर की तरफ कर्व्ड है। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, लेकिन आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ कर्व्ड हो, देखो अंदर की तरफ धसा ना हो, बाहर की तरफ कर्व्ड हो, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई, कॉन्वेक्स मिरर। तो एक याद रखना, स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनसाइड है वो कॉनकेव, और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, यानी बाहर की तरफ कर्व्ड है, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बनाने को तो हम ऐसे बनाएंगे, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब स्फेरिकल मिरर से जुड़े कुछ टर्म्स हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस। इन टर्म्स को समझना जरूरी है और इनके डिफिनीशन को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डिफिनीशन भी आ जाता है।
है ना, पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिफाइन पोल, तो पहले समझो फिर डिफिनीशन खुद भी खुद लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो डिफिनीशन लिखना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस को समझ के पढ़ो, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अब आप ये देखो, यहां मिरर कहां है, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये देखो ये मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है, तो ये देखो, ये तो मैंने इस तरफ इस तरीके से लाइन बना दी, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, और ये किधर की तरफ कर्व्ड है, अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को क्या कहेंगे, कॉनकेव, है ना, क्लियर। तो ये कॉनकेव मिरर है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको मैं यहां से आगे बढ़ाऊं, इसको मैं यहां आगे से बढ़ाऊं, तो ये पूरा क्या बन रहा है, ये एक पूरा स्फेरिकल स्फीयर बन रहा है। क्या बन रहा है, स्फीयर। तो ऐसा लग रहा है कि इसी स्फीयर का इतना हिस्सा तो मिरर है, यानी मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। तो इतना थोड़ा इमेजिन आपको करके चलना पड़ेगा। अब देखो, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग, इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये यहां से लेकर यहां तक है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट कहां है, ये रहा मिड पॉइंट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को ही हम पोल कहते हैं, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां आप देख पा रहे हो, ये मिरर का ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है वो यहां है कि नहीं, हाँ, तो ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे, मिरर का पोल। तो ये कॉनकेव मिरर का पोल हो गया। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो बिल्कुल कोई बात नहीं होता, तो क्या दिक्कत है। अगर ये देखो कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाहर की तरफ है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये होगा इस मिरर का पोल। तो ये कॉनकेव मिरर का पोल हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, आगे जब आप साइन कन्वेंशन पढ़ोगे, तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, वो मेजर हम पोल से ही करते हैं, यानी पोल से ही आप शुरुआत करोगे डिस्टेंस को मेजर करने का। पोल से राइट या पोल से लेफ्ट, मेजर यहीं से होगा, है ना। आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी आपको डिस्टेंस जो मेजर करनी है वो यहीं से करनी होगी, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोल समझ में आ गया आपको। व्हाट इज पोल, पोल इज द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है या कह लो मिड पॉइंट है, वही होता है पोल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो मैंने क्या बोला था कि जो मिरर है वो एक स्फेयर का पार्ट है। तो अगर मैं आपके सामने कोई भी मिरर ले आऊं, जैसे मान लो ये मिरर ले आऊं, तो जरा इमेजिन करो कि ये मिरर एक स्फेयर का पार्ट है। अब ये स्फेयर बन गया, है ना। तो मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा है, जिस स्फेयर का पार्ट है, हिस्सा है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बात समझ में आ गई। जैसे ये जो मिरर है, ये मिरर सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन ये मिरर एक तरीके से ये जो पूरा स्फेयर है, उस पूरे स्फेयर का इतना हिस्सा मैंने मान लो अलग कर दिया, है ना। लेकिन अगर उतने हिस्से को मैं जोड़ दूं तो ये स्फेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो मिरर है, जिस स्फेयर का ही हिस्सा है, उसी का जो सेंटर होगा, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे आप ये देख रहे हो, तो ये आप क्या देख रहे हो, मिरर, है ना। लेकिन ये तो केवल वो चीज है जो आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं, आगे मैं इसको बढ़ा दूं, इमेजिन करूं, ऐसा इमेजिन करूं कि अगर ये मिरर पूरा गोल होता तो ऐसा होता, एक स्फेयर बनता। अब इस स्फेयर का जो सेंटर होता वही इस मिरर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई, क्लियर।
तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। मिरर, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, हिस्सा है, उसी स्फीयर का जो सेंटर होता है वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो पोल समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। पोल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? तो मिरर के पोल से, क्या बोला मैंने, मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां, यही होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि इस स्फीयर का ये तो रेडियस हो गया ना, स्फीयर कह लो या ये जो सर्कल है उसका ये रेडियस हुआ कि नहीं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये भी अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। यानी आपको अगर ये डिस्टेंस मेजर करना है, कौन सी डिस्टेंस? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप कैसे मेजर करोगे जरा बताओ? तो आप ऐसे नहीं चलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, गलत तरीका है। आपको मेजर करना है तो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग कहां से होगी? स्टार्टिंग होगी आपकी पोल से। तो पोल से आप पहुंचे कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस जो है ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी, लेकिन स्टार्ट पोल से ही होगा। सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर होती है। पोल इज द रेफरेंस पॉइंट, ध्यान रखना। रेफरेंस मतलब जहां से आप डिस्टेंस मेजर करोगे। तो मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गया तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक चीज और, ये तो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना? ये तो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहां दिख रहा है आपको। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो जैसे ये, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि कुल मिला के क्या समझ में आया कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के सामने, फ्रंट में रहता है। और ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहां होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे रहता है, बिहाइंड द मिरर। तो यहां इन फ्रंट ऑफ मिरर और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर। और ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोकस। फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मतलब है कि वो पॉइंट जहां बहुत सारी लाइट रेज क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। जैसे मान लो कि 4-5 दोस्त हैं, सब अपने अपने घर में रहते हैं, सबने आपस में बात की फोन पे, भाई शाम को मिलते हैं, है ना, कुछ खाते पीते हैं। तो शाम को ढाबे पे प्लानिंग हो गई कि वो जो रामू का ढाबा है ना, वहां मिलेंगे। तो सारे अपने अपने घर से दोस्त एक जगह आ गए, कहाँ? रामू के ढाबा पे। तो रामू का जो ढाबा है वो ऐसा पॉइंट है जहां सारे दोस्त मिल रहे हैं, तो हम उस पॉइंट को, ढाबे को फोकस कह सकते हैं। अब दोस्तों को रिप्लेस कर दो किससे? लाइट रेस से। तो लाइट रेस सब आ रही थी और एक जगह पर सारी लाइट रेस मिल गई, है ना? जैसे मान लो कि ये लाइट रेस आई, ये लाइट रेस आई, ये लाइट रेस आई, ये लाइट रेस आई, और ये सारी लाइट रेस एक पॉइंट पर आकर क्या हो गई? मिल गई। तो जिस पॉइंट पर सारी लाइट रेज मिल रही है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब मिरर का फोकस होता कहां पे है? अब मैं बता रहा हूं कहां पे होता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कहां पे होता है। तो फोकस समझ में आ गया। अब अगर कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के सामने अब एक चीज यहां आती है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी दूरी, मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर। जैसे हमसे सन बहुत दूर है, हमसे जुपिटर बहुत दूर है, हमसे चांद बहुत दूर है ना?
तो ऐसी दूरियों को हम इनफाइनाइट दूरी कह सकते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि इस कॉनकेव मिरर को मैंने धूप के सामने, सन के सामने रखा, तो मिरर के कंपैरिजन में सन जो कि ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूरी पर हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट दूरी पर होता है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमेशा क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं। तो मैं मान लेता हूं कि कॉनकेव मिरर के सामने सन है, कहाँ? इन्फिनिटी पर है, तो उससे आने वाली लाइट रेज क्या होंगी? पैरेलल होंगी आपस में। तो वो लाइट रेज मैं ऐसे दिखा रहा हूं। मैंने केवल 2 लाइट रेज लिए, लेकिन लाइट रेज तो करोड़ों होंगी, मैं सिर्फ 2 लाइट रेज को कंसीडर कर रहा हूं। तो ये दोनों लाइट रेज आपस में क्या है? पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये कहां से आ रही हैं? सन से। सन क्या है? ऑब्जेक्ट, जो कितनी दूरी पर है? इन्फिनिटी पर है। तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट सन हो चाहे कोई और हो, उससे आने वाली, उससे निकलने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल होंगी। तो ये मैंने पैरेलल हो गई, है ना। अब ये यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये मिरर है। फिर इस लाइट रेज का क्या होगा? इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगे, है ना। किधर बेंड होंगी? कॉनकेव मिरर लाइट रेज को अंदर की तरफ बेंड करेगा, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। तो ये दोनों लाइट रेज एक कॉमन पॉइंट पर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो ये पॉइंट जहां सारी लाइट रेज मिलेंगी, अब मैं अगर एक लाइट रेज और बना देता तो ये भी यहीं मिल रही होती। अगर मैं लाइट रेज एक ऐसे बना देता पैरेलल, तो ये भी यहीं मिल रही होती। तो जितनी भी लाइट रेज बना दूं, सारी पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। तो फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा फोकस। तो ये किसका फोकस है? कॉनकेव मिरर का। और हमेशा जो फोकस होता है कॉनकेव मिरर का, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच होता है। कहां होता है? एकदम बीचों बीच होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया फोकस किसका? कॉनकेव मिरर का। लेकिन अगर सर कॉन्वेक्स मिरर होता तो भी कोई बात नहीं। अगर मान ले कि सन कॉन्वेक्स मिरर के सामने है, तो सन कहाँ है? इन्फिनिटी पर। तो उससे आने वाली लाइट रेज क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये देखो पैरेलल। अब पैरेलल लाइट रेज जब कॉन्वेक्स मिरर से टकराएंगी तो किधर बेंड होंगी? अंदर की तरफ बेंड होंगी? नहीं, इसका शेप ऐसा है कि ये लाइट रेज को बाहर की तरफ बेंड कर देगा। शेप की वजह से ऐसा हो रहा है। ये सारी लाइट रेज अंदर की तरफ क्यों बेंड हो गई? क्योंकि शेप ऐसा था, ऐसा शेप था, टकरा के सब एक जगह मिल गई। लेकिन इसका शेप ऐसा है ना, कि टकराएंगी तो ये ऐसे चली जाएंगी, है ना। अब मान लो कि अगर आप इधर से देखोगे तो आपकी आंखों में लाइट रेज एक तो ये ऐसे गई और एक ये नीचे आई। तो मान लो कि आपकी आंख है ना, आपकी आंख बहुत बड़ी है, तो एक लाइट रेज आपकी आंखों में यहां जाएगी, एक यहां जाएगी। तो आप जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज कहीं पीछे से निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। तो ये जिस पॉइंट से निकल रही हैं वो भी क्या हो गया? फोकस हो गया। तो फोकस का मतलब ये नहीं होता, फोकस का मतलब केवल यही नहीं होता कि जहां सारी लाइट रेज मिले, वो तो होता ही है। फोकस का मतलब ये भी होता है कि जिस पॉइंट से सारी लाइट रेज निकलती हुई दिखाई दे, अपीयर करे। तो फोकस के 2 मतलब है। या तो फोकस वो पॉइंट होगा जहां सारी लाइट रेज मिल रही हैं, या तो फोकस का मतलब ये होगा जहां से सारी लाइट रेज निकल रही हैं। जैसे ढाबा वाला एग्जाम्पल पढ़ाया था ना, ढाबा वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या था कि ढाबा क्या था? फोकस, क्योंकि वहां सारे दोस्त मिल रहे थे। तो ये भी तो हो सकता है कि खाना खाने के बाद सारे दोस्त वहां से निकले और अपने अपने घर चले जाएं। तो जब आप सारे दोस्तों को देखोगे तो आपको ये लगेगा, अरे ये सारे दोस्त कहां से आए? ढाबे से आए। तो जहां से आए उसको भी तो आप फोकस कहोगे। तो ढाबा तो फोकस है, चाहे सारे दोस्त मिले, चाहे सारे दोस्त वहां से वापस आए। सेम उसी तरह, चाहे सारी लाइट रेज मिले या सारी लाइट रेज एक जगह से निकलती हुई दिखाई दें, वो पॉइंट तो फोकस होगा। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का फोकस और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। समझ में आया? और फोकस यहां भी हमेशा कहां होगा? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच, मिड पॉइंट पर। तो फोकस हमेशा
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में होता है, बीचों बीच होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। बात समझ में आ गई? तो हमारा फोकस भी समझ में आ गया, और फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? किससे? पोल को कैपिटल पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, फोकस को कैपिटल एफ से। ठीक है, अब बात आती है फोकल लेंथ। अब यही कंफ्यूजन होता था, फोकस और फोकल लेंथ दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो अब हम फोकल लेंथ समझेंगे। अब आप ये बताओ, मैंने क्या बोला कि फोकस बिल्कुल बीचों बीच होता है ना? तो अगर ये बीचों बीच होता है तो बताओ ये दूरी किसके बीच? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की दूरी, और फोकस और पोल के बीच की दूरी y। तो ये दोनों दूरी बराबर होगी कि नहीं? x इक्वल टू y होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? अगर हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन है और इसके बीचों बीच एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल, x इक्वल टू y होगा। सेम उसी तरह ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे? हाँ होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कह रहा था? अब जो पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है, मिरर के पोल और मिरर का जो फोकस होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है, यही होती है फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहां देखें तो ये पोल और फोकस के बीच की दूरी ये क्या हो गई? ये फोकल लेंथ हो गई। किसकी? कॉनकेव मिरर की, है ना? यहां इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूं। और अगर हम यहां देखें कॉन्वेक्स मिरर में, तो पोल और फोकस के बीच की दूरी ये हो गई फोकल लेंथ, है ना? लेकिन डिस्टेंस हमेशा यहीं से मेजर करेंगे, पोल से ही मेजर करेंगे। तो पोल से मैं फोकस तक गया, फोकल लेंथ, लेकिन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आप ये बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, फोकल लेंथ उसकी आधी है, यानी दो फोकल लेंथ को ऐड कर दें तो जाकर रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा कि नहीं? ये फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ को जोड़ दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा कि नहीं? तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या होता है स्फेरिकल मिरर के केस में। तो ये 2f इक्वल टू r, या कह लो f इक्वल टू r/2। तो ये क्यों होता है? r/3 क्यों नहीं होता? r/5 क्यों नहीं होता? r/6 क्यों नहीं होता? अब समझ में आया, क्योंकि फोकस बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, तो वो इस पूरे r को आधे आधे दूरी में बांट देगा, और ये दूरी पोल ऑफ फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। तो ये भी दूरी फोकल लेंथ के बराबर हो गई। तो दो फोकल लेंथ को ऐड करेंगे तो इतनी दूरी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो बस f प्लस एफ इजकल टू r, तो 2f इजकल टू r। अब समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन जब पढ़ेंगे तो वहां एक चीज पढ़ने को ये मिलेगी, अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा उस पर, लेकिन ये पढ़ने को मिलेगा कि पोल से भाई फोकल लेंथ निकालेंगे तो आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए किसका? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको पोल से किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट। तो पोल से आप लेफ्ट जाओगे फोकस तक, तब जाके फोकल लेंथ मिलेगी। तो लेफ्ट जाने पर डिस्टेंस को, साइन को क्या लेते हैं? माइनस। इसीलिए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको पोल से फोकस की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि राइट साइड है। तो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो प्लस होता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस होता है। और फोकल लेंथ प्लस में होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस में होगा, फोकल लेंथ माइनस में होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस में होगा। तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस में होता है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जो कि हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने अभी तक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ पढ़ लिया। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन
जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल को जोड़े, वही होती है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। जैसे ये लाइन देखो, स्ट्रेट है, हाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट कर रही है, हाँ है, तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई, हाँ। तो हमेशा जब हम पैरेलल बोलते हैं तो किसके पैरेलल? अरे भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जैसे इस डायग्राम में ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, इस डायग्राम में ये लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गए सारे टर्म्स आपको क्लियर। अब यहां आपको ये डिफिनीशन नजर आ रहा है। तो पोल क्या बताया था मैंने? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बताया था? कि मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फेयर। मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक स्फेयर का हिस्सा है, पार्ट है, और उसी स्फेयर का एक सेंटर होता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा हमेशा कहां लाई करेगा? इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब अभी बताता हूं, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था? इसके बाहर, यहां। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? इसके बाहर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं होता, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर होता है, ठीक है। अब बस अंतर यह है कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, सामने होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, वही चीज अब आपको यहां लिखी हुई है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया आपका पोल, ठीक है, और ये हो गया क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर के केस में, वो हमेशा मिरर के क्या होता है? सामने होता है। ये मिरर, तो उसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? तो जरा डायग्राम से देखो, ये सॉरी, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये हो गया क्या? पोल, और ये हो गया क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? मिरर के सामने नहीं है, मिरर के पीछे है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि सामने और पीछे का मतलब क्या है? तो ये मतलब है। डन? चलो, डन है तो आगे एग्जाम में हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि वाई द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या वाई द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब डायग्राम से एक्सप्लेन करो, है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बता ही दिया था कि रेडियस ऑफ स्फीयर, या कह लो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या कह लो कि स्फीयर का जो रेडियस है वही आपका सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करे। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। डन? हाँ सर, डन। पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रिलेशनशिप क्या बताया था मैंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर के बीच में क्या रिलेशन बताया था? मैंने यही बताया था कि दो फोकल लेंथ के बराबर होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R इजकल टू 2f। तो कभी कभी जो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ नहीं देगा, लेकिन आपको मिरर का, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। तो ये मत कहना कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपको अगर R दे दिया है तो R से आप क्या निकाल लोगे? इसी फॉर्मूले पर, इसी इक्वेशन का यूज करके आप फोकल लेंथ निकाल लोगे।
तो ये ध्यान रखना कि फोकल लेंथ अगर नहीं दिया है और अगर r रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो आप फिर इससे यूज करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा हाँ, एक चीज और बहुत समझने वाली बात है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका मैंने क्या बताया था, फोकल लेंथ प्लस होता है कि माइनस होता है, फोकल लेंथ होता है माइनस। तो कॉनकेव मिरर का जब फोकल लेंथ माइनस है एफ माइनस, तो आर की वैल्यू भी तो क्या आएगी, माइनस आएगी। तो ये ध्यान रखो, साइन का यूज करना, बिना साइन के गलत हो जाएगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो अरे तो सर बहुत सिंपल है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है मैंने अभी समझाया है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आर भी जो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ गई। चलिए अब जैसे यहां है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अब हमें यहां मेंशन नहीं किया कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो हम साइन की बात नहीं करेंगे क्योंकि मेंशन नहीं है। मेंशन कर देता तो साइन का यूज करते। तो आपको अगर दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कहोगे, r इजकल टू 2f, तो f इजकल टू r/2। r कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। अब अगर ये कॉनकेव होता तो ये माइनस होता, कॉन्वेक्स होता तो ये वैल्यू प्लस में होती, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब एक और टर्म है, वो होता है एपर्चर। एपर्चर मतलब छेद, एक तरीके से समझ लो छेद, यानी वो एरिया जहां लाइट एंटर कर रहा है, टकरा रही है। अब जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि लाइट का रिफ्लेक्शन कितने हिस्सों से होगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। तो ये पूरे हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, चाहे लाइट यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए। उसी तरह ये जो पूरा सरफेस है जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो ये हो गया, है ना। अब इसका जो डायमीटर है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, डायमीटर कैसे लेंगे, तो डायमीटर चाहे ये यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे ये डायमीटर ले लो, चाहे ये डायमीटर ले लो। तो जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वही एपर्चर कहलाता है। The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture। तो ये जो लेंथ होगी वो इस मिरर का एपर्चर होगा। ये जो लेंथ होगी या ये लेंथ होगी या ये लेंथ होगी, जो भी कह लो, डायमीटर होना चाहिए। ये जो भी डिस्टेंस, क्योंकि आप चाहे कैसे भी मेजर करो डायमीटर की वैल्यू तो सेम आएगी, चाहे आप ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो, ऐसे मेजर करो। तो जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वही एपर्चर कहलाता है। यानी उतने एरिया पे लाइट जा सकती है, टकरा सकती है, ठीक है। तो एपर्चर भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आपको इतने टर्म्स क्लियर हो गए, तो अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल हैं जिनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब वो रूल समझ में आ जाएगा, उसी रूल का यूज़ करके आप रे डायग्राम बनाते हैं, और रे डायग्राम से फिर पता चलता है इमेज कहाँ बनी, कैसी बनी। तो वो रूल आइए देख लेते हैं। तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने का जो रूल है वो 3 रूल है। पहला रूल आइए देखते हैं। पहला रूल, अब देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए समझाया है। तो 3 रूल है, और तीनों रूल कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए समझाया गया है। तो आइए ध्यान से समझते हैं इसको। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई मिरर है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, और मिरर के सामने कोई पैरेलल लाइट रे आकर टकराती है, किससे, मिरर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से पास होगी, हमेशा फोकस से पास होगी, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। ये हो गया कॉनकेव की बात। अब अगर कॉन्वेक्स है तो मिरर से जो टकराएगी पैरेलल लाइट रे, किसके पैरेलल, भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो वो टकराकर फोकस से पास नहीं होगी। पास किस केस में होगी, कॉनकेव मिरर के केस में तो पास होगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगी, वो पास टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वो तो ऐसे जाएगी, लेकिन यहां से देखोगे
तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से निकल रही है, तो जिस पॉइंट से निकलती हुई अपीयर होगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। तो फोकस से आती हुई दिखाई देती है। तो रूल क्या समझ में आया? रूल ये कहता है, पहला रूल, कि अगर हम कोई पैरेलल लाइट रे बनाएंगे तो कॉनकेव मिरर के केस में उसे फोकस से पास कराना है, जरूरी है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में उसे फोकस से आती हुई दिखाना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कह लूं कि ये लाइट रे है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, आप कहोगे हाँ सर पैरेलल है, थोड़ा स्ट्रेट बननी चाहिए थे, चलो स्ट्रेट बना देता हूं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल ये लाइट रे, तो ये यहां रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो कहां से पास होगी? तो मैंने अभी पढ़ाया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे होगी वो कॉनकेव मिरर से जब भी टकराएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से ही पास होगी। चाहे ये कह लो, चाहे मैं अगर ऐसे ले लूं तो भी ये कहां से पास होगी? फोकस से ही पास होगी। पैरेलल वाली हमेशा फोकस से पास होगी कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स में भी फोकस से पास नहीं होगी, फोकस से आती हुई नजर आएगी। अब जैसे ये मान लो ये टकराई, अब ये रिफ्लेक्ट होकर तो ऐसी जाएगी, अब ये रिफ्लेक्ट होकर ये तो ऐसे चली जाएगी, तो इधर से देखने पे लग रहा है कहां से आ रही है? अरे ये तो फोकस से आती हुई नजर आ रही है। तो पैरेलल वाली फोकस से, या तो फोकस से पास होगी या फोकस से आती हुई नजर आएगी। ये पहला रूल है। पास कब होगी? कॉनकेव मिरर के केस में सचमुच में फोकस से पास होगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से पास नहीं होगी, फोकस से आती हुई नजर आएगी। तो पैरेलल वाली फोकस, पैरेलल वाली फोकस दिमाग में ये बैठाना है। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, जैसे ये लाइट रे फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी, और अब उसका उल्टा कर दो, फोकस से पास हो रही है तो वो टकरा कर पैरेलल हो जाएगी। तो ये कॉनकेव मिरर के केस में पैरेलल हो गई। कॉन्वेक्स के केस में देखो, ये लाइट रे आ रही है, किसकी तरफ आ रही है? तो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की तरफ आ रही है। यहाँ भी फोकस की तरफ जा रही थी और यहाँ भी फोकस की तरफ जा रही है। यहाँ टकराई, क्या होगा? रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे बेंड हो गई। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल। तो ये तो कॉन्वेक्स में भी फॉलो होता है ये रूल। तो सेकंड रूल क्या है? फोकस से आने वाली, फोकस से गुजरने वाली या फोकस की तरफ आने वाली रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा लाइट रे क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो पहला रूल याद है, पहले का उल्टा कर दो तो सेकंड रूल। पहला रूल क्या था? पैरेलल है तो फोकस से, दूसरा फोकस से आ रही है तो टकराकर पैरेलल। ठीक है, अब आता है थर्ड रूल। इन रूल्स का हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्हीं रूल्स का यूज करके हम रे डायग्राम बनाते हैं और तब आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो रूल नहीं पता होगा तो रे डायग्राम बनाओगे कैसे? क्योंकि कम से कम इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। तो 2 रे के लिए आप कौन सा रूल फॉलो करोगे? रे को कहीं से भी पास करा दोगे? नहीं, पास कराने के कुछ नियम कानून होना चाहिए। जैसे सड़क पे बाइक चला रहे हैं तो कुछ नियम कानून है कि आपके पास आरसी होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसी तरह रे डायग्राम बनाते समय कुछ नियम होना चाहिए कि भाई रे को हम कहाँ से पास करेंगे। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेंगे, फोकस से आ रही है तो पैरेलल करेंगे। और अगर तीसरा रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो ये टकरा कर उसी रास्ते पर वापस आ जाती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। ये तीसरा रूल है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। देखो ये किधर की तरफ जा रही है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ और फिर इसी रास्ते पर वापस लौट गई। अब ये वो वाला केस है जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, याद करो। कौन सा सर? पिछला टॉपिक कौन सा? याद करो। अगर ये प्लेन मिरर में ऐसे रख दूं और अगर लाइट रे ऐसे आएगी तो लाइट रे का जो इंसिडेंट हुआ है, यानी लाइट रे मिरर पे गिरी है, वो परपेंडिकुलरली गिरी है, यानी इंसिडेंट क्या हुआ है? परपेंडिकुलर।
तो यहां एंगल आई क्या हो गया, 0 डिग्री, पढ़ाया था ना। तो एंगल आई आर के बराबर होना चाहिए, तो आर भी, एंगल आर भी क्या होगा, 0 डिग्री। और एंगल आर 0 तभी होगा जब ये लाइट रे टकराकर इसी रास्ते पर वापस लौट जाए, तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो यही वाला तो केस है कि यहां अगर आप देखोगे तो लाइट रे जो आकर टकरा रही है किससे, ये जो लाइट रे आकर टकरा रही है मिरर से, तो मिरर के सरफेस के ये क्या है, परपेंडिकुलरली तो है, तो फिर टकरा कर वापस लौट जाएगी। यहां भी देखो, जो लाइट रे आई मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, ये मिरर ऐसा और लाइट रे ऐसे आई, तो टकरा कर वापस ही तो जाएगी। तो यही वाला तो केस है। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से टकराकर वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी अपने पाथ पर वापस लौट जाती है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि यहां लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है, एंगल आई और एंगल आर 0 है, और ये तभी होगा जब वो अपने रास्ते पर वापस लौट जाए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के लिए वो ऐसा कर रही है। बात समझ में आ गई। अब ये 3 रूल अगर आपको याद है तो आप आसानी से इमेज बना सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एनसीईआरटी में ये रूल है कि जो रियल इमेज बनाते हैं वो सॉलिड लाइन से बनाते हैं, और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, उल्टी यानी इन्वर्टेड। जैसे ये उल्टा है तो इसे इन्वर्टेड कहेंगे, और इसे सॉलिड लाइन से बनाएंगे। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी, और सीधी को वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। तो एनसीईआरटी में कहीं भी अगर डॉट डॉट से बना है तो समझ जाओ वर्चुअल इमेज है, और जहां सॉलिड लाइन से बना है समझ लो रियल इमेज है, ठीक है। और रियल इमेज जहां सचमुच में लाइट मिलती है, लाइट रेज, वहां रियल इमेज बनता है। और जहां लाइट रेज सचमुच में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई अपीयर हो रही हैं कि आगे बढ़ाने पे मिलेंगी, हो सकता है कि पीछे मिल रही होंगी, तो जहां ये हो सकता वाली कंडीशन है ना, जहां ये हो सकता वाली कंडीशन है वहां वर्चुअल इमेज बनता है। बात समझ में आ गई। अभी अब आप देखना, अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ टोटल 6 केसेस हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं पहला केस, तो यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट केस। ठीक है, पहला केस क्या कह रहा है, ये कॉनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं, तो ये कॉनकेव मिरर है, हाँ सर ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट को ए और बी नाम दिया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ है, इन्फिनिटी पर। वो मैंने पढ़ाया था, समझाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी तो उससे आने वाली, ये देखो निकल रही है ना, उससे निकलने वाली लाइट रेज हमेशा क्या मानेंगे, आपस में पैरेलल मानेंगे। और आपस में पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है इस समय, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पर है। तो लाइट रेज आई, अब हमने रूल पढ़ा था कि पैरेलल लाइट रेज कॉनकेव मिरर से टकराएंगी तो कहां से पास होंगी, फोकस से। ये रूल नंबर 1 था, याद करो। ये देखो यही रूल है ना कि पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो टकराकर कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो वही तो हम कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, जो रूल हमने पढ़ा है वही तो कर रहे हैं कि ये पैरेलल लाइट रेज आई, एक ये आई और एक ये आई। और मैंने ये भी बताया था कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने ये और ये वाली लाइट रे लिया। ठीक है, समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आ गई। तो ये वाली ए पॉइंट से निकल रही है, ये वाली बी पॉइंट से निकल रही है, तो ये दोनों लाइट रे आएंगी, यहाँ टकराएंगी, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी, अंदर की तरफ बेंड होंगी, और ये कहाँ से पास होंगी, ये सारी एक कॉमन पॉइंट से पास होंगी, और इसी कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे अरे सर ये दूरी तो फोकल लेंथ हो जाएगी, ये फोकस, ये पोल, ये फोकस, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ हुई कि नहीं। तो जहां लाइट रे मिलेंगी वही तो इमेज बनता है। तो लाइट रे कहाँ मिल रही है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो ये याद रखना है।
बनाना भी आना चाहिए। अगर आपको ये डायग्राम कोई कह दिया तो ये रे डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, और ये दिमाग में याद भी रखना होगा कि जब भी कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनती है। कहाँ बनी? फोकस पे। क्लियर? ये देखो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज यहां बनी है। अब इतने बड़े ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो तो पॉइंट साइज की है, बिंदु है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज उसकी एकदम बिंदु, पॉइंट साइज, तो बहुत छोटी इमेज है ना। बहुत छोटी इमेज को क्या कहेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है और साइज ऑफ द इमेज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज बहुत छोटी है। बहुत छोटी, जब भी पॉइंट साइज होगा तो बहुत छोटी, यानी हाईली डिमिनिश्ड। अब आप ये बताओ कि यहाँ इस पॉइंट पर लाइट रे सचमुच में मिली? हाँ सर, सचमुच में मिली। तो जब लाइट रे सचमुच में मिलती हैं तो जो इमेज बनती है वही कौन सी होती है? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, यानी कि अगर आप फोकस पे देखोगे तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा उल्टा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो यहाँ जो इमेज बन रही है वो उल्टी होगी, क्योंकि ए वाली लाइट रे नीचे की तरफ जा रही है, बी से आने वाली लाइट रे ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये बी ऊपर की तरफ, ए नीचे की तरफ, तो ये उल्टा बन रहा होगा, छोटा बन रहा होगा। तो रियल इमेज बनी फोकस पे और इन्वर्टेड बनी। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या कहेंगे? नेचर ऑफ इमेज में आपको ये याद रखना होगा कि कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, है ना। और इसी तरह हर केस में आपको ये चीजें याद रखनी है बाय हार्ट, दिल से लगाकर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा। जब ये पढ़कर कंसेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें याद रहेंगी। ये रे डायग्राम बनाना आना पड़ेगा, आना चाहिए। एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, हो सकता है बनाने को आ जाए। ठीक है, तो ये पहला केस है, समझ में आ गया। तो अभी तक आपने क्या देखा? कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। अब अगला केस, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब ले जाएंगे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर इंफिनिटी है, तो अब हम क्या कहेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी बियॉन्ड सी। तो अब आता है सेकंड केस। अब आता है सेकंड केस। अब सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? सी के आगे, यानी बियॉन्ड सी, लेकिन इंफिनिटी पे नहीं रखा। सी के आगे है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत दूर, दूर है, सी के आगे रखा है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा है। अब चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, यहां रख दो, इधर रख दो, सारी डिस्टेंस तो सी के बियॉन्ड ही तो हो गई। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखेंगे, किसके सामने? कॉनकेव मिरर के सामने, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? आइए देखते हैं। तो यहां से हम एक लाइट रे क्या करेंगे? पैरेलल ले जाएंगे। तो पैरेलल वाली टकराकर कहां से पास होगी? आपको भी पता है, फोकस से पास होगी। और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे, तो रूल क्या कहता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइट रे अपने रास्ते को रिट्रेस करती है, यानी वापस ये इसी रास्ते पर लौटेगी। तो अब ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पर मुलाकात कर रही हैं, और जहां मिलेंगी, सचमुच में मिलेंगी, वहां इमेज बनेगा। कैसा इमेज? रियल बनेगा। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये हो गई इमेज की साइज। ये क्या हो गया? ये इमेज हो गया। और इमेज कैसी है? क्योंकि सचमुच में दो लाइट रेज मिल रही हैं, एक इधर से आती हुई और एक टकराकर वापस जा रही थी, तो दोनों की मुलाकात यहाँ हुई, तो यहाँ इमेज बना। इमेज कैसा बना? रियल बना। और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है ना। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटी है। इमेज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा। इमेज छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि पॉइंट साइज है, तो छोटे को डिमिनिश्ड कहेंगे। बहुत ज्यादा छोटा है तो हाईली डिमिनिश्ड, लेकिन यहाँ डिमिनिश्ड कहेंगे। तो ये याद रखना होगा। क्या याद रखना है? कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो जो उसकी इमेज बनती है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बनी थी? फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब लाए
तो इमेज दूर जा रहा है, तो फोकस पे नहीं, थोड़ा और दूर, दूर और कहाँ, अब सी और एफ के बीच में आ जाएगा, है ना। यही देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो उसकी इमेज सी और एफ के बीच में कहीं बनेगी, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, लेकिन बनेगी तो बिटवीन एफ एंड सी ही बनेगी, ये तो कंफर्म है। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी छोटी यानी डिमिनिश्ड बनेगी। ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाऊंगा, थर्ड केस। तो अब और करीब मतलब अब मैं रखूंगा कहाँ, सी पर। तो अब आता है तीसरा केस, थर्ड केस। थर्ड केस, कॉनकेव मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट को क्या रख दिया, सी पर रख दिया। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक लाइट रे पैरेलल टकराकर कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक जो फोकस पे जा रही थी वो टकराकर क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे कौन सी, एक तो ये आने वाली और एक ये जो ऐसे जा रही थी वो टकराकर ऐसे जा रही है। तो ये दोनों लाइट रे, ये वाली और ये वाली दोनों लाइट रे कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो यहाँ क्या सचमुच में लाइट रे मिल रही हैं, तो यहाँ इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और उल्टा है तो इन्वर्टेड बनेगा। और कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट भी सी पर और इमेज भी सी पर। तो ये स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। स्पेशल केस ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि कॉनकेव मिरर का यूज़ करके आपको रियल इमेज बनाना है उसी साइज़ का जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे। तो अगर कॉनकेव मिरर का यूज़ करके मुझे इमेज बनाना है और इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होना चाहिए, तो ऐसा तभी होगा जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, इमेज भी कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और साइज में सेम है, सेम साइज। तो साइज हमेशा कंपेयर किया जाता है ऑब्जेक्ट का, मतलब इमेज की साइज को कंपेयर किया जाता है हमेशा ऑब्जेक्ट से। जैसे बच्चों की जो नेचर है ना, या बच्चों की हाइट है, या बच्चों की जो भी चीज़ें उसके माँ बाप से कहते हैं, अरे ये तो अपने बाप की तरह है, ये तो अपनी माँ की तरह है ना। उसी तरह इमेज का जो साइज है वो हमेशा, साइज मतलब हाइट, ये हाइट है ना। तो ध्यान रखना, साइज और हाइट में कोई कंफ्यूजन मत सोचना कि साइज अलग है हाइट अलग है, साइज हाइट को ही साइज कह देते हैं। तो इमेज की साइज या हाइट को हमेशा ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। तो आप क्या देख रहे थे, पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर सी पे रखा, यानी ऑब्जेक्ट को तो करीब ला रहे हैं। और इमेज पहले फोकस पे बनी थी, सेकंड केस में सी और एफ के बीच में बनी, फिर अब इस थर्ड केस में सी पर बनी, यानी इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हैं तो इमेज दूर जा रही है, सी पर आके दोनों मिल गई। ठीक है, समझ में आया। और यही जब हम आगे मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ मैग्निफिकेशन आपको क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब दोनों की हाइट बराबर है तो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आई बात। चलिए अब आता फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाएंगे। तो और करीब मतलब अभी तक कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब हमने कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, फिर वही इमेज बनाना है, कैसे बनाएंगे, 2 लाइट रे चाहिए। तो अब हमने क्या किया, एक लाइट रे जो पैरेलल थी वो टकरा कर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ये देखो, और जो ऐसे जा रही थी यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई नजर आ रही थी वो टकरा कर वापस अपने रास्ते को वापस रिट्रेस करेगी, तो ये ऐसे आएगी। अब ये जो दोनों लाइट रे है कहाँ मुलाकात कर रही है, इस पॉइंट पर मुलाकात कर रही है, और यहाँ आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। आपकी नहीं मतलब ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट और ये रही उसकी इमेज। अब आप ये बताओ ये इमेज कहाँ बनी, ये इमेज बियॉन्ड सी बनी, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ। अब ये रियल है कि वर्चुअल, तो सचमुच में लाइट रे के मिलने के कारण इमेज बन रहा है, तो ये रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। और कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। और कैसी बनी, अब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अब जो इमेज है वो बड़ी है,
और बड़ी इमेज को हम एनलार्ज या मैग्नीफाइड बोलते हैं। तो यहाँ आपका लिखा है एनलार्ज, एनलार्ज को ही हम मैग्नीफाइड भी कहते हैं। अभी तक आप क्या देख रहे हो, अभी तक जितनी भी इमेजेस बनी है सब रियल और इन्वर्टेड बनी है ना। 4 केस हमने पढ़ लिया, मैंने टोटल 6 केस बोला था कि पढ़ेंगे, ठीक है। अब 5वां केस, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाओ। तो पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर सी और एफ के बीच में, अब कहाँ आ गया, एफ पे। तो ये 5वां केस है। 5th केस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी, तो एक लाइट रे जो पैरेलल गई थी, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जो पैरेलल थी वो टकराकर कहाँ से पास होगी, फोकस पे, फोकस से पास होगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी वो टकराकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल का मतलब ये है कि इनको मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो ये दूर कहीं जाकर मिलेंगी, दूर, यानी इमेज कहाँ बनेगी, दूर कहीं इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट फोकस पे था एट एफ। इमेज कहाँ बनी, इमेज दूर कहीं इन्फिनिटी पर बन रही है। रियल बन रही है कि वर्चुअल, तो हम कह रहे हैं कि दूर जाकर कहीं लाइट रेज मिलेंगी। तो मिलेंगी तो इसका मतलब रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, तो इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये दूर, जितना दूर चलता चला जाएगा। देखो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये लाइन क्या है, ये लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जितने दूर जाएंगी उतना ही साइज बढ़ता जाएगा। देखो ये जितना दूर जाएंगे साइज उतना बढ़ता जाएगा। यानी कि इस केस में जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा मतलब, बड़े को हमने मैग्नीफाइड कहा था, बहुत बड़ा यानी हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज। सब बहुत छोटा हाईली डिमिनिश्ड, छोटा डिमिनिश्ड, सेम साइज, फिर बड़ा तो मैग्नीफाइड या एनलार्ज, और बहुत बड़ा तो हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज। अब पहले केस से कंपेयर करो, पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। और 5th केस में ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। यानी पहले केस का जस्ट अपोजिट है ये 5वां केस। बात समझ में आ गई। और अभी तक 5 केस में आपने क्या देखा कि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा था। अब आता है आखिरी केस, 6th केस। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाएंगे। यही तो कर रहे थे, पहले इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर सी एफ के बीच में, फिर एफ पे रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ के भी आगे ले गए, यानी किसके बीच, पोल और एफ के बीच में। तो आखिरी केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन पोल एंड एफ। अब ये बहुत स्पेशल केस है, ये भी एक स्पेशल केस है। क्यों, बताता हूं। अब क्या होगा, रे डायग्राम बनाना है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हम निकालेंगे जो ऑब्लिक जा रही है, तो वो एंगल आई और आर बराबर होगा, तो वो टकराकर कुछ ऐसे चली जाएगी। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी वो टकराकर ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाएगी। अब आप ये बताओ, ये दोनों लाइट रे कभी भी आगे मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर किसी दो लाइन के बीच का गैप लगातार बढ़ता जाए तो वो कभी मिलेंगी, इधर आगे जाने पे कभी नहीं मिलेंगी। वही चीज यहाँ है। लेकिन इधर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रे कहीं यहां से निकल रही हैं, तो अपीयर हो रहा है कि ये लाइट रे पीछे से आ रही हैं। तो यानी कि क्या अपीयर वाला केस आ गया, सचमुच में लाइट रे नहीं मिल रही हैं, लाइट रे एक किसी जगह से आती हुई नजर आ रही, अपीयर हो रही है। तो यहां बनेगा वर्चुअल इमेज, है ना। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, देखो, और उसको हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। एनसीईआरटी में देखो हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाएं। तो ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि अभी तक हर केस में रियल इमेज बन रही थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट
पोल और फोकस के बीच में रख दें, किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रख दें तो रियल इमेज नहीं बनेगी, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो अब ये समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ बनी, इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। अभी तक क्या था, अभी तक जो भी रियल इमेज बन रही थी वो कॉनकेव मिरर रियल इमेज कहाँ बना रहा था, सामने। लेकिन जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है। कैसा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा, यानी एनलार्ज, मैग्नीफाइड, एनलार्ज को ही मैग्नीफाइड कहते हैं, और वर्चुअल बना और इरेक्ट बना। और क्योंकि वर्चुअल बन रहा है, अभी तक रियल बन रहा था, तो ये सिर्फ एक ओनली केस है, ओनली केस, सिर्फ एक लौता ऐसा केस जहां कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, इसीलिए ये स्पेशल है। और इसी का हम यूज करते हैं कब, जब हम शेविंग मिरर यूज करते हैं, जब हम डेंटिस्ट मिरर यूज करते हैं, तो शेविंग करते समय जो मिरर होता है वो भी कॉनकेव होता है, और डेंटिस्ट जब आपके दांतों को देखता है तो मुंह तो बहुत ज्यादा खुलेगा नहीं, तो वो अंदर के दांतों को देखने के लिए भी जो मिरर यूज करता है वो भी कॉनकेव यूज करता है, और उसमें यही वाला केस अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे आप दाढ़ी बना रहे हो, आप अपने सामने मिरर ले आए, तो ये रहा मिरर, और आपका जो चेहरा है वो रहा ऑब्जेक्ट, जो कि इस समय पोल और फोकस के बीच में है। ये रहा आपका चेहरा, ऑब्जेक्ट। अब आपके चेहरे की इस मिरर के अंदर या मिरर के पीछे क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी और बड़ी बनेगी। तो आपका चेहरा मिरर के अंदर, मिरर में जब अपने चेहरे को देखोगे तो चेहरा आपका बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखेगा तो शेविंग करना आसान हो जाएगा, एक एक बाल को आप शेव कर लोगे, है ना। तो यही वाला तो केस यूज हो रहा है। डेंटिस्ट भी क्या कर रहा है, आपके दांतों को, आपका दांत ये ऑब्जेक्ट आपकी दांत हो गया, और उस दांत के सामने आप डेंटिस्ट ने क्या रख दिया, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के अंदर आपके दांतों की बड़ी और सीधी इमेज बनेगी, तो बड़ी और सीधी इमेज को कौन देखेगा, डेंटिस्ट, और देखकर उसी हिसाब से इलाज कर देगा। तो यही वाला वो केस है जो यूज हो रहा है एक्चुअल में। यही वाला केस शेविंग मिरर में भी, ध्यान रखना, यही वाला केस शेविंग मिरर में भी हो रहा है, ठीक है, और यही वाला डेंटिस्ट के केस में भी यही वाला एग्जाम्पल है। मतलब मिरर कॉनकेव है, लेकिन कॉनकेव मिरर के कौन सा केस का यूज हो रहा है, कॉनकेव मिरर का ये वाला 6th केस है, उसका यूज हो रहा है शेविंग और डेंटिस्ट में। बात समझ में आ गई। हाँ, और एक चीज और, ये केस भी इंपॉर्टेंट है जो पहला केस है। पहला केस क्यों है, क्योंकि अगर आपको मैं कहूं कि कॉनकेव मिरर का यूज करके कागज जलाओ तो क्या करोगे, तो आपने ये धूप, सन से आने वाली लाइट रेस को आपने यहां पेपर कहां रख दिया, फोकस पे। अगर आप पेपर इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दो तो क्या होगा, तो सारी लाइट रे जो सन से आ रही हैं वो टकराकर फोकस पे इकट्ठा हो जाएंगी। लाइट रेज इकट्ठे होंगी, कंसंट्रेट होंगी, तो हीट बढ़ जाएगा, और हीट के बढ़ने से इस फोकस पे रखे हुए कागज की क्या आग लग जाएगी, कागज जल जाएगा। तो वो यही वाला केस है, ठीक है। और एक चीज और, रियल इमेज हमेशा पर्दे पे बनती है, स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज बनती है, कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनती। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने यहां एक स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन कपड़े का भी बना रह सकता है, तो यहां मैंने एक स्क्रीन लगा दिया, तो ये जो इमेज स्क्रीन है वो कहां पे है, फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और फोकस पे क्या है, स्क्रीन। तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज कहां बनेगी, स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन वही है जहां इमेज बननी चाहिए, दैट इज फोकस। तो आपका स्क्रीन पर इमेज बनेगी। अब ये जो स्क्रीन है और ये जो मिरर है, इसके बीच की दूरी, ये दूरी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आप मिरर का, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो वो भी ये वाला केस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो समझ में नहीं आता हम कौन सा केस समझे। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर।
तो आग जलाने वाला यही केस है, ठीक है। तो और यही वाला केस सोलर फर्नेस में भी यूज हो रहा है। सोलर फर्नेस आगे आप पढ़ोगे तो सोलर फर्नेस में हम क्या करते हैं, सोलर फर्नेस में हम एक कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं और सन से आने वाली पैरेलल लाइट रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेते हैं और वहां कुकर रख देते हैं और कुकर में चावल या दाल जो रखना है वो रख दो, तो वो हो गया सोलर कुकर। अब सोलर फर्नेस क्या करेगा, तो सन से आने वाली, सन कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो सन से आने वाली पैरेलल लाइट रेस को उस पॉइंट पर जहां कुकर रखा है, कुकर कहाँ रखा है, फोकस पे, वहां सन रेस को इकट्ठा कर देगा, तो लाइट कंसंट्रेट हो जाएगी, तो हीट बढ़ जाएगी और उस हीट से सोलर कुकर में रखा हुआ कुकर में जो चावल है वो पक जाएगा। तो यही वाला तो केस यूज हो रहा है सोलर फर्नेस में, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो आपको सारे केसेस पता चल गए है ना, सारे केसेस हमने बता दिया आपको। तो ये अभी तक हम कॉनकेव मिरर का पढ़ रहे थे। अब हम इमेज फॉर्मेशन किसका पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन में सिर्फ 2 ही केस है, सिर्फ 2 केस, ठीक है। अब पहला केस हमेशा वही होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर का पहला केस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, पहला केस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर, हाँ सर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, डन। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर है तो उससे आने वाली लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब ये पैरेलल लाइट रेस क्या हुई, कॉन्वेक्स मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे मुड़ गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये आगे किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही हैं। और मैंने पढ़ाया भी था कि फोकस वो पॉइंट होता है जहां सारी लाइट रेज या तो मिले या सारी लाइट रेज वहां से निकलती हुई नजर आए। तो ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट से निकलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस, और यही क्या बन रहा होगा, इमेज। लेकिन ये इमेज कैसा होगा, ऐसा लग रहा है कि फोकस से ये दोनों लाइट रेज निकल रही हैं, तो अपीयर हो रहा है, लग रहा है, सचमुच में लाइट रेज नहीं मिल रही। तो फिर ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, यानी इरेक्ट होगी। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज सोचना ही नहीं है, कहाँ बनेगी, फोकस पे। और यही चीज हमने कॉनकेव में भी पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। वही केस यहाँ भी है, बस अंतर यह है कि उसका फोकस, कॉनकेव मिरर का फोकस सामने था, इसका फोकस पीछे। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसे बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और इतने बड़े ऑब्जेक्ट का पॉइंट साइज, यानी पॉइंट मतलब क्या बोला था, साइज क्या हो गया, बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब हाईली डिमनेस। इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमनेस, बहुत छोटी। ये पहला केस। अब आता है दूसरा केस। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, बस यहाँ 2 ही केस है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 ही केसेस हैं, या तो इन्फिनिटी पे रखो या इन्फिनिटी के अलावा पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, फोकस पे रख दो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पे रख दो, या बिटवीन पोल एंड फोकस पे रख दो, कहीं भी रख दो। सारे केसेस में रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अब आते हैं अगला केस देखते हैं, सेकेंड केस। यह है कॉन्वेक्स मिरर का सेकेंड केस। यहाँ 2 ही केसेस हैं। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी मान लो, कहीं भी इमेजिन कर लो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब लाइट रे निकलेंगी, तो एक लाइट रे निकली यहाँ से, तो जो पैरेलल है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी और लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आती हुई दिखाई देंगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी वो टकरा कर वापस लौट जाएगी। तो ये ऐसे गई, टकरा कर वापस आ गई, ये ऐसे गई, टकरा कर ऐसे जा रही है ना। तो अगर इन दोनों लाइट रेस को आगे बढ़ाया जाए, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो ऐसे, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो ऐसे, तो ये वो पॉइंट है जहां दोनों लाइट रेस मिल रही हैं, मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां क्या बनेगा, इमेज। लेकिन वो इमेज रियल नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइट रेस सचमुच में कहाँ मिल रही हैं। लेकिन इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि यहाँ
यहां से दोनों चली, दोनों ऐसे चली, मिली और फिर ऐसे हो गई, ऐसा लग रहा है। तो यहां मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, और अपीयर जब भी होगा तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज छोटी है इमेज की, लेकिन छोटी का मतलब बहुत छोटी नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है, तो छोटी है। हाईली डिमिनिश्ड तो कहेंगे नहीं, तो क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड कहेंगे। और यही केस हम यूज करते हैं गाड़ियों में। तो गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि गाड़ियों के पीछे के जो ऑब्जेक्ट है, हम गाड़ी चला रहे हैं, अब पीछे से ट्रक आ रही है, ट्रक तो ऑब्जेक्ट हो गई बड़ी साइज की, अब उतने बड़े ट्रक की जो हम इमेज चाहते हैं कि छोटी सी इमेज दिखाई दे दे मिरर में, तो बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज देखने के लिए, और इमेज भी कैसी हो? छोटी हो, सीधी हो, उल्टी होगी तो भी नहीं दिखेगा सही से। तो हम क्या करेंगे? हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा वो कहां बनाएगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये जो इमेज बनी है, ये इमेज है, ये कहां बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस, और वो भी बिहाइंड द मिरर। कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड, यानी छोटी इमेज बन रही है, और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। तो यहां दो ही केस है। तो आप क्या देख रहे हो कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और वो वर्चुअल इमेज या तो हाईली डिमिनिश्ड हो सकती है या डिमिनिश्ड हो सकती है। कभी भी वर्चुअल और एनलार्ज इमेज नहीं बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी वर्चुअल इमेज के साथ साथ बड़ी नहीं बनाएगा। वर्चुअल जब भी बनाएगा या तो बहुत छोटी या तो छोटी। छोटी वाला केस ये है। यही वाला केस हम गाड़ियों में यूज करते हैं। गाड़ी है, गाड़ी में छोटा सा मिरर लगा है, साइड मिरर। अब उसमें से पीछे से बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज दिख रही है, वो भी छोटी इमेज सीधी नजर आ रही है। तो यही वाला तो केस है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन। अब आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, तो साथ ही साथ मैंने यूज भी तो पढ़ाया है। तो अब एक बार फिर से यूज पढ़ लेते हैं। तो पहला किसका यूज पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर का कौन सा यूज होता है? तो कॉनकेव मिरर याद करो, अगर कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बननी थी? फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। और इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, इसका मतलब जो लाइट रेज हैं वो क्या है? पैरेलल। तो जरा ये देखो, जरा इसको देखो, ये है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के फोकस पे हमने क्या रख दिया? बल्ब। तो बल्ब से निकलने वाली रोशनी अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगी, लेकिन सारी रोशनी टकरा कर सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी टॉर्च हो, गाड़ियों की हेडलाइट हो, अगर हमको गाड़ियों की हेडलाइट से पैरेलल बीम चाहिए, सारी रोशनी गाड़ी की हेडलाइट से सीधी निकले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और कॉनकेव मिरर के सामने फोकस पे क्या लगा देते हैं? बल्ब। तो जो गाड़ियों के हेडलाइट में बल्ब लगा होता है वो उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे होता है। तो उससे निकलने वाली लाइटें टकरा कर क्या हो जाएंगी? सीधी हो जाएंगी। और सीधी होने के वजह से हमको क्या मिल जाएगा? हमको पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगा, चाहे वो गाड़ी की हेडलाइट हो या टॉर्च हो। ठीक है, फिर मैंने ये भी बोला था कि शेविंग मिरर जो यूज करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होता है, ताकि अपनी बड़ी इमेज देख सकें और वर्चुअल इमेज देख सकें। याद आया? ठीक है, फिर मैंने ये बताया था कि जो डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर, वो भी कॉनकेव मिरर होता है। और उसका स्पेशल केस पढ़ाया था। कौन सा केस? याद करो, ये वाला। याद आया? आपका चेहरा ऑब्जेक्ट और उसकी कॉनकेव मिरर के अंदर क्या बनी? बड़ी इमेज। तो दाढ़ी बना लोगे बड़ी इमेज देखकर। और अगर डेंटिस्ट है तो आपके दांतों को, ये आपका दांत के सामने उसने क्या रखा? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ने दांतों की क्या बनाई? मिरर के अंदर बड़ी इमेज। और वो बड़ी इमेज देखकर डॉक्टर क्या करेगा? आपके दांतों को ट्रीट करेगा। तो यानी डेंटिस्ट मिरर भी कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर ही तो होता है। वही चीज तो यहां लिखा हुआ है ना? द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो ये वही आखिरी वाला केस है जो मैंने बताया था। और ये केस
कि सन से आने वाली लाइट रेस क्या है, पैरेलल, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, यानी सारी लाइट रेस कहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, फोकस पे। पहला केस याद करो, ये देखो सन से आने वाली, सन इन्फिनिटी पर है तो सन से आने वाली लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल, और ये सारी लाइट रेस इस सोलर फर्नेस जो कि कॉनकेव शेप का है इससे टकराकर सारी लाइट रेस कहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, फोकस पे। और फोकस पे क्या रखा है हमने, कुकर, तो लाइट के कंसंट्रेट हो जाने के कारण हीट बढ़ जाएगा और सोलर कुकर में रखा चावल या जो भी खाना है वो पक जाएगा। तो लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट। कॉनकेव मिरर का यूज किया हमने सनलाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट करने के लिए, और इस तरीके से हमने सोलर कुकर से खाना पका लिया। ठीक है, चलिए अब आता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज। तो कॉन्वेक्स मिरर का मैंने क्या यूज बताया था, तो गाड़ियों की साइड व्यू मिरर होता है ना, उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ताकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करे, अब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा याद करो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी, और वो वर्चुअल इमेज कभी भी बड़ी नहीं बनती, छोटी बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर की यही खासियत है कि वो बड़े ऑब्जेक्ट की भी छोटी इमेज बना देगा। तो जैसे एक गाड़ी के शीशे में पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ आपको गाड़ी के इस साइड व्यू मिरर में दिखाई दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये तो उस बड़े पहाड़ की छोटी सी इमेज है जो कि आपको नजर आ रही है इस कॉन्वेक्स मिरर में। समझ में आ गए। तो एक तो ये यूज, दूसरा यूज क्या होता है कि भाई देखो जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है ना, ये बहुत, फील्ड ऑफ व्यू मतलब देखने की रेंज, दायरा, कि कहां से कहां तक का देख सकते हो ऑब्जेक्ट। तो अगर सबसे कम फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर से ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू प्लेन मिरर का, लेकिन प्लेन मिरर से भी सबसे ज्यादा किसका फील्ड ऑफ व्यू, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये फील्ड ऑफ व्यू का जो सही सीक्वेंस है याद रखना, सबसे कम देखने का दायरा किसका होता है, केवल इतने दूर के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो तो सबसे कम कॉनकेव, उससे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, प्लेन मिरर का, और उससे ज्यादा भी फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी बहुत ज्यादा दूर, यानी इधर से इधर, जैसे उल्लू और हमारी गर्दन कितनी घूमेगी, तो यानी यहां से लेकर यहां तक देख सकता हूं 180 डिग्री मान लो, है ना। उल्लू तो पूरा गर्दन घुमा लेता है, तो यानी उल्लू के देखने का दायरा हमसे ज्यादा है। ठीक उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर का शेप ऐसा है कि वो ज्यादा बड़े एरिया से आने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक है, क्योंकि उनका शेप ऐसा होता है कि वो कर्व्ड आउटसाइड होता है। और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ ए प्लेन मिरर, और इसीलिए ज्यादा बड़े एरिया को वो देख सकता है ड्राइवर। जैसे ये देखो, फ्लैट मिरर होता तो केवल इतना दिख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है तो पूरी गाड़ी नजर आ रही है, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, इसीलिए बड़े एरिया का वो इमेज बनाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका आज का ये टॉपिक इमेज फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूजेस पढ़े, और यूजेस को मैंने इमेज फॉर्मेशन से भी लिंक किया है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, सारे टर्म्स सारे समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन, जो कि अगला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।